नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने जुकरबर्ग को सीधे सीधे तौर पर धमकी दे दी है। आप जानते ही हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जो भी लिस्ट में है, लाइन में है, जो भी इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं, और ऐसे में जुकरबर्ग को लेकर जो उनका बयान सामने आया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। लेकिन मार्क जुकरबर्ग, जिनको कोई कोई लोग जकरबर्ग भी कहते हैं, उनको यह धमकी दी क्यों गई थी? कई बार सवाल उठता है कि चुनावों में सोशल मीडिया बड़ा अहम योगदान देता है। वो कैसे देता है? आपने देखा होगा, कई कई पोस्ट ऐसे होते हैं जिनकी रीच बहुत हाई चली जाती है, जबकि कुछ लोग बाकायदा ये शिकायत दर्ज कराते हुए नजर आए कि हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं लेकिन हमारी रीच उतनी नहीं जा रही है। या फिर कुछ लोगों ने यह भी शिकायत दर्ज कराई कि हमारे फॉलोअर्स अचानक से गिर गए। अब मार्क जुकरबर्ग का इसमें क्या रोल है? उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे CIA ने उन पर दबाव बनाया था। क्या वाकई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस पर किए जाने वाले पोस्ट के साथ छेड़छाड़ होती है? और क्या इसका असर भारत पर भी हो रहा है? और क्या इसका असर इन लोकसभा चुनावों से लेकर अब जो आगामी चुनाव है उन पर भी होगा? अर्नब गोस्वामी, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर बाकायदा एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई और उसको ही आधार बनाकर आज हम बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मार्क जुकरबर्ग को लेकर ये जो तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, या फिर खुद उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में दिया था, क्या है ये पूरी खबर? कैसे समझाएंगे लोगों को ताकि आम जनता को समझ में आए कि सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ हो सकता है? बात सिर्फ नम्रता सोशल मीडिया की नहीं है। जितनी ही बड़ी अमेरिकन टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के बारे में ये आरोप पहले से लगते रहे कि ये अमेरिकन डीप स्टेट के हिस्से हैं। अब सामने खुलकर बात आ रही है जब वो खुद स्वीकार कर, जैसे मार्क जकरबर्ग ने अप्रैल 26 में, शायद अगर मैं डेट इधर उधर नहीं हो, तो उन्होंने कहा था कि CIA ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किस देश में हमें क्या करना। ये एलन मस्क है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें भारत के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने के लिए कहा गया था कि फेयर नहीं है। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा था कि अमेरिका और उनकी सीक्रेट सर्विसेज का प्रेशर रहता है। CIA, FBI ये सब काम करते हैं अमेरिकन बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर, और अलग अलग देशों में इन कंपनियों के जरिए जो इन्फ्लुएंस पैदा की जा सकती है वो करते हैं। मैं उदाहरण बताता हूं। मिस्र में हुस्न मुबारक एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, बहुत दिनों से राष्ट्रपति थे। अब ये फेसबुक नया नया आया था उस वक्त, उसके द्वारा इन्होंने क्रांति पैदा की, तहरीर स्क्वायर उसका नाम दिया था। और तहरीर स्क्वायर में इतने सारे लोग आंदोलन करने लगे कि हुस्न मुबारक को सत्ता से बेदखल किया, यानी तख्ता पलट कर दिया। अरब के कई देश, अफ्रीका के कई देश बार बार यह आरोप लगाते हैं कि अमेरिकन बिग टेक कंपनियों के माध्यम से हमारे यहां तख्ता पलट किया गया। अब मैं फिर से आता हूं, रिसेंट इंसिडेंटली ये जो मोहम्मद यूनुस है, जो बांग्लादेश का, ये कौन है? ये अमेरिका में रहता था, और विकीलीक्स का खुलासा जो माने उसके अनुसार जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलेरी क्लिंटन, तो हिलेरी क्लिंटन ने बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल एक बैंकिंग सिस्टम खड़ा करने के लिए मोहम्मद यूनुस को पैसे दिए थे। यह विकीलीक्स केबल्स का खुलासा, मेरा नहीं। अब क्या होता है कि आप बांग्लादेश में आज से 1 साल पहले से यह कैंपेन शुरू होता है। यही काम होता है कि वहां का इलेक्शंस फेयर नहीं है, डेमोक्रेसी रिग्ड है, EVM ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो भारत में इस तरह की बातें होती है ना, वो बांग्लादेश में होना शुरू हो जाता है। और फिर अमेरिका को न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपती है कि कैसे बांग्लादेश में इलेक्शंस रिग्ड हो रहे हैं। एलन मस्क ने खुद बयान दिया है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो बांग्लादेश का वो रिग्ड है। ये जनवरी में इनका बयान था। उसके बाद जुकरबर्ग आता है, फेसबुक आता है। फिर आरोप यह लगता है बांग्लादेश के लोगों के तरफ से ही कि जो वहां के राष्ट्रवादी लोग हैं, मतलब जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं, उनकी रीच अचानक कम हो रही है। अगर वो कोई यूट्यूब बनाते हैं तो कम व्यूज आते हैं, लेकिन जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं ना, उनको अचानक मिलियंस में दिखाए जाते हैं। ये सब प्रोसेस चल रहा था, और अंत में उसकी परिणति क्या हुई? एक इंसान जो कि नोवेयर इन बांग्लादेश था, कुछ नहीं था, बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं, वो अचानक आके वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। मैं इसी मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं।
इसने ना आज तक जिंदगी को चुनाव लड़ा है, मुखिया का चुनाव भी नहीं प्रधानमंत्री लड़ा है। बनाए गए हैं ना। कैसे, किस आधार पे, इसमें क्या मेरिट थी? जिस दिन तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना भागती है, एक फ्लाइट उड़ती है वाशिंगटन से फ्रांस, और फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट से सीधे ढाका उतरती है और इसे शपथ दिलवा दिया जाता है। इसने न संघर्ष किया, न कुछ किया, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह अमेरिकन डीप स्टेट्स का हिस्सा था। बांग्लादेश की इकोनॉमी पे प्रहार करने के लिए एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम तैयार करने के लिए इसे कहा गया था। यह 1973 से उस काम में लगा हुआ था। हिलैरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उनकी मदद कर रही थी, विकीलीक्स ने कहा, तो इसलिए इसे बना दिया गया। अब आते हैं भारत की ओर। इस साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जाते हैं, और उनके रशिया जाने के तुरंत बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है मैं बताता हूं। जुलाई आखिरी में वो गए रशिया। सबसे पहले आ जाते हैं 31 जुलाई, जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं वो चंद्रबाबू नायडू से सीधे मिलने पहुंच जाते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 31 जुलाई के बाद 2 अगस्त रेवंत रेड्डी से मिलते हैं। उसके बाद 12 अगस्त ओवैसी से मिलते हैं। 26 अगस्त उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से मिलने कश्मीर चले जाते हैं। अचानक ये हाइपर एक्टिव क्यों हो गए भाई? क्या दिक्कत है? और इसकी टाइमिंग देखिए, रशिया का जो विजिट हुआ है प्रधानमंत्री, ये सारा उसके बाद ये विजिट हुआ है। इसका मतलब कि वाशिंगटन से इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले हों कि वहां के पॉलिटिकल लीडर से जाके आप मुलाकात करो। और क्यों मुलाकात करो? क्योंकि जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार में है, वो अमेरिका की बातें नहीं मान रहा। अच्छा, अमेरिकन डिप्लोमेट्स एक्टिव क्यों हुए? क्योंकि इन्हें वाशिंगटन से इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे कि हमारा कहना नहीं मान रहा है मोदी। हमने कहा कि रशिया से कच्चा सस्ता तेल मत खरीदो, तो ये खरीद रहा है। तो एक काम करो कि जो भी प्रोबेबल उसके लिए मुश्किलें हो सकती है पॉलिटिकली, वो क्रिएट करो। एक जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चुनाव है, वहां जाके नेताओं से मिलो। चंद्रबाबू नायडू से सपोर्ट कर रहा है, उससे जाके मुलाकात करो। आप मुलाकात करो ओवैसी से, जो बांग्लादेश की नीति पर सवाल उठाए। आप जाके दिल्ली में आम आदमी पार्टी या जेडीयू के नेताओं से मिले, और उसके बाद जेडीयू के नेता केसी त्यागी ये कहते हैं कि फिलिस्तीन को समर्थन करना चाहिए। तो ये एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। जो चर्चा आपने शुरू की वहां तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी श्रीनगर में जाके फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे से मुलाकात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, ये तो पॉलिटिक्स है ना, चुनाव है तो मुलाकात। राहुल गांधी नहीं मुलाकात कर रहे हैं, अमेरिकी एम्बेसी के डिप्लोमेट्स मुलाकात कर रहे हैं। श्रीनगर में मुलाकात हुई है अब्दुल्ला परिवार से। अब अब्दुल्ला मैं तारीख बता रहा हूं, मैं तस्वीरें हर तारीख के साथ भेजता हूं। देखिए, 31 जुलाई को अमेरिकी डिप्लोमेट्स चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं। 2 अगस्त को रेवंत रेड्डी से मिलते हैं। 12 अगस्त को ओवैसी से मिलते हैं। 26 अगस्त को उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं। और बयान सबसे पहले जब 31 जुलाई को नायडू से मिलते हैं, तो नायडू का बयान आता है कि हम वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार से सहमत नहीं है। 2 अगस्त को रेवंत रेड्डी से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश पॉलिसी है, हम उससे सहमत नहीं हैं। उसी दिन 12 अगस्त को ओवैसी से मिलते हैं, तो ओवैसी ये बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी को शेख हसीना का साथ न देकर वहां के प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए था। 26 अगस्त को उमर फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं, तो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का एक नेता यह कहता है कि हम सारे आतंकवादियों को रिहा करेंगे और हर आतंकवादी के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे। यह सब अमेरिकी डिप्लोमेट से मुलाकात के बाद की बात है। वो हाइपर एक्टिव क्यों है और चुनावी राज्यों में क्यों जा रहा है ये? अच्छा बताइए, अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां भारतीय कोई राजदूत है या फिर कोई डिप्लोमेट, वो जाके अगर अपोजिशन लीडर से इस तरह मुलाकात करने लगे, तो अमेरिका को यह पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जो जिस बात से उन्हें तकलीफ हो सकती है, भारत को नहीं होनी चाहिए उससे तकलीफ। अब मैं आता हूं, अभी बस कहानी उतनी खत्म नहीं हुई। इन सारे मुलाकातों के बाद अमेरिकी एम्बेसी इन दिल्ली में वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। पता है किस बात के लिए वर्कशॉप है? वो वर्कशॉप फॉर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। जिन लोगों के सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए अमेरिकी एम्बेसी वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है और डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, सोशल इन्फ्लुएंसर जो कि इंडिया में मौजूद है, $10,000, $12,000, $20,000 पे कर रहे हैं। वो क्यों पैसा दे रहा है? और ये इन्फ्लुएंसर्स चला क्या रहे हैं? एंटी गवर्नमेंट चला क्या रहे हैं? एंटी गवर्नमेंट नहीं, अमेरिकी इंटरेस्ट को डायरेक्ट। अगर वो जाके आज मान लिया कि वर्कशॉप में वहां पार्टिसिपेट किया, कल से बोलने लगे कि मोदी सरकार बड़ी खराब है, तो सब कोई नहीं समझ जाएगा कि यार ये तो वहां का वर्कशॉप अटेंड कर दे।
वो ये कर रहे हैं कि मैं तो पहले भाजपा का सपोर्टर था, लेकिन मोदी आजकल जो हो गए हैं बड़ा ये हो गए हैं, यूटर्न सरकार हो गए हैं। मोदी डर रहे हैं, देखिए रशिया से डर रहे हैं, यूक्रेन चले गए मोदी। मतलब इस तरह का माहौल धीरे 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 करके क्रिएट किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और सारे सोशल इन्फ्लुएंसर देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद उनके कंटेंट में धीरे धीरे चेंज देखिए आप। जब डॉलर्स मिलते हैं ना तो बहुतों का ईमान बदलता है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। आम आदमी पार्टी को पहले अमेरिकन डीप स्टेट फंड कर रहा था 2022 तक। नई रिपोर्ट जो कि अमेरिका के द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है, उसके अनुसार अब अमेरिकी डीप स्टेट आम आदमी पार्टी को बिल्कुल डिश कर चुकी है। अब वो पैसा कांग्रेस प्लस एनजीओ प्लस जो रीजनल पार्टी जैसे डीएमके जैसे इस इकोसिस्टम में वो इन्वेस्ट कर रही है। और फिर बयानबाजी देख लीजिए, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि पंकज भूषण अपनी तरफ से कुछ भी कह रहा हूं, ये सारी छपी हुई विकीलीक्स हो गया है, जो जुकरबर्ग का बयान है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका या विदेशों का दौरा राहुल गांधी का बढ़ता है फ्रीक्वेंटली। फिर 8 तारीख को जा रहे हैं, 8 सितंबर को, 8 से 10 तक राहुल गांधी विदेश रहेंगे। उसके बाद जो बयानात आते हैं, चाहे जाति जनगणना को लेकर, मतलब हिंदुओं को बांटो, डीएमके का जो बयान है, ये किरोसिन छिड़का जा चुका है, माचिस है, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनेगा नॉर्थ ईस्ट, ये सारे उसके बाद होते हैं। 2022 अगस्त जब से आपको इन्होंने डिच किया, तब से ये कांग्रेस का ये स्टैंड चेंज होता है। इसे क्या समझे जाए बताइए। और तो और जब इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ तो एलन मस्क का खुद का ट्वीट है जो कि क्वेश्चन कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी के जो चुनाव हुए उस पर, कि दैट वाज नॉट फेयर, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस ऑन इट। हु इज रेजिंग क्वेश्चंस? अमेरिकन डीप स्टेट, फेसबुक, कांग्रेस, डीएमके, कौन? ये क्या करते हैं? अविश्वास पैदा कर रहे हैं यहां के आम लोगों के मन में कि तुम्हारा चुनाव सही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉली तो ये जीत नहीं सकते। अब बताइए कि जो आदमी एक प्यादे मोहम्मद यूनुस को उठाकर सीधे बांग्लादेश के तख्त पे बैठा सकता है, तो क्या वो कांग्रेस और इस रीजनल पार्टी के इकोसिस्टम को नहीं ये कर सकता है, वहां पे नहीं बैठा सकता है? खास करके अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वगैरह इस तरह के लोग सहयोग करें तो बहुत कुछ चल रहा है धीरे धीरे अंदर अंदर। और एक एक चीजों को आप वॉच कीजिए। मैं सारी तस्वीरें जो भी मैं बयानात जिनसे मुलाकात की है यूएस एम्बेसी में, आप तारीख नोट कीजिए और वहां देखिए मुलाकात की तस्वीरें हैं, उसके बाद बयानात को देखिए। तो इंडियन गवर्नमेंट अब अगर ये बात पंकज प्रसून को पता है, ये रिपोर्ट अगर आप तक पहुंची है, तो इंडियन गवर्नमेंट का इस पर कुछ रिएक्शन, कुछ एक्शन, इससे बचाव का कोई कदम उठाया हो? बिल्कुल बचाव का कदम है। अमेरिका में इस बात की पहले बहुत चर्चा थी कि जो मोदी का जो इकोसिस्टम अमेरिका में है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिकन डिप्लोमेट्स यहां पर एक्टिव हुए, मोदी एक चिट्ठी लिखते हैं जो बाइडेन को कि हम किसी पार्टी को नहीं, हम अमेरिका के दोस्त हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वो चिट्ठी नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर प्रोफाइल पे लगाई। दूसरी बात, इन्हीं सब प्रकरण के बीच पहले रशिया जाने वाले नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन चले जाते हैं और बड़ा उसके कंधे पर हाथ रख के जेलेंस्की के बड़ा दुख व्यक्त करते कि हाया बहुत मारे गए तुम्हारे लोग। ये सब चेंज ऑफ स्टैंड है। ये सब क्या होता है ना कि जब प्रेशर बनता है ना तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी इज ऑन ए कोर्स ऑफ एडजस्टिंग। रशिया के साथ खुलेआम दोस्ती का दम भरने वाला आज यूक्रेन भी चला जाता है। वो जो बाइडेन को चिट्ठी भी लिखता है, वो बांग्लादेशी घुसपैठ पे उस टोन डाउन करता है अपने आप को। होता है, आप सब देखिए ना, मैं कौन सी खबर ऐसी हूं जो मैं अपने मन से बता रहा हूं। ठीक है, दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। ये बड़ी गंभीर चर्चा थी। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित होगा, लेकिन देखिए इसका दायरा कहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये बस यहां खत्म हो गया है। जितना इसके बारे में पढ़ते जाएंगे और डिटेल्स निकलती जाएंगी। बोलिए। आखिरी बात बोलूं मैं, जितना इनका इकोसिस्टम है जो अमेरिकन पोषित डीप स्टेट है, एक भी विदेशी कंपनियों पर कभी सवाल उठाया क्या? ये सारे भारत के बड़े बड़े टेक कंपनियां, ये अंबानी अडानी बोलेंगे, ये पतंजलि बोलेंगे, लेकिन कभी नेस्ले के बारे में एक सवाल नहीं करेंगे, कभी पेप्सिको के बारे में कभी नहीं करेंगे। वो क्या बेच रहे हैं? अमृत। अगर बाबा रामदेव मान लिया कि कुछ खराबी है तो कभी ये भी तो बोलो कि मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशी कंपनियां प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहां क्या कर रहा है। कभी नहीं करेंगे। आप एक बयान उनका उठा के देख लीजिए जो कि अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ है।
वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बिजनेसमैन, भारत के बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ बयान देंगे। ठीक है। अब अंबानी, अडानी, रामदेव वगैरह दुश्मन हैं, बस पेप्सिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और वो सब जो अमेरिकी कंपनी है वो देवता आदमी है भाई, वो कुछ नहीं करते। नेस्ले में अमृत भरा हुआ है, बच्चे खाते ही जवान हो जाएंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक है। तो समझिए इस चीज को और बताइए ये चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्कार।